Hello, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we are going to start a first chapter named Solid State. Okay, so let's set a platform for our topic. Okay, so we know that in our daily life, we all are counter, or we can say we all are surrounded by so many things around us. Okay, so these things can be solid, liquid, or gases. Okay, so if we conclude this quote, we can say that we all are surrounded by matter. Okay, so the study of matter is officially started in class 9th, where we study about the properties of matter and the three main type of matter, which are solid, liquid, and gas. Okay, so these are the three states of matter. Okay, so everything that is matter is depend on the two its property. Okay, so the very first property is number one. It depends on the constituent particle of that matter. Okay, so the constituent particle may be atoms, ions, or they can be molecules. Okay, so now the second property that describe a matter is the force of attraction between these particles. Depending on these two properties, हम कह सकते हैं कि किस तरह का वो स्टेट ऑफ मैटर है. मान लीजिए कि जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पास में हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड है. ओके, लेकिन अगर कंस्टिट्यूट पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है. ओके, और अगर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बिल्कुल ही कम है, तो वो क्या होगा, गैसेस होगा. ओके, सो आप इन तीनों फिगर से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मान लीजिए कि यहां पर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो ये सॉलिड हो गए. यहां पर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये लिक्विड हो गया. और साथ ही साथ में अगर कंस्टिट्यूट पार्टिकल बहुत दूर हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, या फिर कह सकते हैं न के बराबर हैं, तो वो क्या है, गैस हैं. लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में हम पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं, बट जो सॉलिड्स हैं, दिस इज अ वेरी important and a very wide branch. That's why here in this chapter we will discuss all about solid state. So now let's discuss about the properties of solids. Okay, so the first property is fixed mass, volume and shape. Okay, so solids have fixed mass, उनका वजन फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम एंड शेप भी फिक्स्ड होगा. ऐसा नहीं है
कि लिक्विड्स और गैसेस की तरह उन्हें किसी भी कंटेनर में डाला जाए और वो उस कंटेनर का जो शेप है वो ले लें, ऐसा भी नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि उनके प्रेशर को, जिस तरह से गैस में प्रेशर और कम ज़्यादा करके उनके वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, इस तरह से भी जो सॉलिड से उनके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, सो जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मीन्स वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, वेरी क्लोज टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि द intermolecular distance between the two particles are very less. That means एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, which means इन दोनों के जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई वो क्या है, बहुत ही कम है। सो ये सॉलिड हो गए। और अगर लिक्विड की बात करें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी और गैसेस में ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा होगी। ओके, वो होता क्यों है? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑसिलेट। ओके, सो जो भी आपका सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, they are, although they are very close to each other, but they are keep on vibrating. Okay, so अभी जो है आपके लिए ये टर्म काफ़ी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आगे चलकर इसके ऊपर एक पूरा जो है टॉपिक आएगा जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे बाद में। ओके, सो अभी के लिए हम देखते हैं कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, ऑसिलेट करने का मतलब ये है कि वे अपनी एक ही मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। ओके, सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑसिलेशन। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, सो ये क्या होंगे, रिजिड होंगे, ये कंप्रेसिबल नहीं है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज दे डोंट हैव मच स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज दे हैव वेरी लेस डिस्पर्जल। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने एक गुब्बारे में हवा भरी। ओके, जैसे ही आप वो गुब्बारा फूटता है तो उसकी हवा चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। ओके, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो डिस्पर्जल है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी सॉलिड को एटमॉस्फेयर में रखो और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बिखर जाए। यहाँ पर लेस डिस्पर्जल का मतलब ये है कि अगर आप उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करोगे तो दे आर लेस डिस्पर्जल, ये कम दूरी तय करेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड या फिर गैसेस। ओके, सो दीज आर द 6 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो अब हम बात करें कि जो सॉलिड्स हैं उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दीज प्रॉपर्टीज, और वी कैन से कि जब हम डिफरेंट सॉलिड्स की रिलेटिव प्रॉपर्टीज को आपस में स्टडी करते हैं तो इनके द्वारा हमें नए सॉलिड्स को खोजने में या फिर इन्वेंट करने में हेल्प होती है। ओके, सो हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और सुधार की ज़रूरत है, जहाँ पर और दूसरे तरह के सॉलिड्स जो हैं वो पुराने सॉलिड्स की जगह लेकर उस इंडस्ट्री को या फिर उस जगह को और बेहतर बना सकते हैं। सो उन बेहतर विकल्प की तलाश के लिए हम क्या करते हैं,
हम सॉलिड्स की स्टडी करते हैं और डिफरेंट न्यू सॉलिड्स को इन्वेंट करते हैं. So the next topic is classification of solids. Okay, so on the basis of the arrangement of constituent particle, solids are further divided into two main categories. The first one is crystalline solid and the another one is amorphous solid. Okay, so what are the crystalline solids? So crystalline solids have regular ordered arrangement. Okay, so regular ordered arrangement कहाँ होता है? In their constituent particle में. That means उनके particle एक fixed order को follow करते हैं. Okay, और उस fixed order की वजह से there is a formation of a particular geometry. That's why they are called long range order. Okay, and those geometrical 3D structure are called crystals. Okay, and these crystals have sharp edges, have flat face. As the crystalline solids fully obey all the properties of solid, that's why they are also known as true solids. Okay, so that's all about crystalline solid. Now amorphous solid. Okay, so the word amorphous is derived from a Greek word amorphe. Okay, so the word amorphe means shapeless. Okay, this means that amorphous solids do not have fixed shape, and because of this irregular shape there is no regular ordered arrangement. Okay, so there is no regular arrangement of constituent particles in amorphous solid, but in some cases there are some amorphous solids which shows short range order. That means some constituent particles are regularly arranged and some are not. That's why they are called short range ordered solids. Okay, now these short range ordered solids are called crystallids. Okay, and as they do not possess all the properties of a solid, that's why they are called pseudo solids. Examples of crystalline solid are number 1 NaCl, which is also known as table salt, and the another one is diamond Hera, which is also an example of crystalline solid, and similarly quartz is also an example of crystalline solid. Now coming on to amorphous solid, examples are rubber, plastic, okay, and the third one is glass. Okay, so this type of things are the examples of amorphous solids. Now our new topic is distinction between crystalline and amorphous solid. Okay, so previous टॉपिक में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या क्या होते हैं. हमने उनकी प्रॉपर्टीज को देखा. बट इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉपर्टी इन डिटेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी we will find out the difference between the crystalline solids and amorphous solids. Okay, so the first point to distinguish between these two is geometry. Okay, so if we talk about the crystalline solids, then crystalline solids have a regular ordered arrangement.
Okay, so crystalline solids have regular ordered arrangement, but amorphous solids do not have रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ओके, सो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके, जिसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। Okay, this is the type 1 of crystalline solid. Now the type 2 is like this. Okay, so what we can see that there is a definite order of constituent particles. Okay, like this and this. So in the first example we get a hexagonal type of pattern, and in the second example we got a square type of pattern. Okay, so that's why they are called a regular ordered arrangement. Okay, in similar way amorphous solids do not possess regular order arrangement, which means their constituent particles do not have their fixed position. Okay, so they are randomly arranged in a crystal. Okay, so this is a randomly arrangement of constituent particles of amorphous solid. Now coming on to the second point, that is melting point. So crystalline solids have sharp melting point, whereas amorphous solid do not have sharp melting point. Okay, so amorphous solid have a range of melting point, whereas crystalline solid have a exact melting point. Okay, so क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, सो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्रिस्टलाइन मेटल है, लेट्स से एल्यूमिनियम है। तो अगर एल्यूमिनियम आप हीट करेंगे तो मान लीजिए वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। वहीं दूसरी ओर अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एग्जाम्पल लें अगर हम ग्लास का, सो इसकी एक रेंज होगी जहां पर सबसे पहले ये अमॉर्फस सॉलिड मुलायम होगा और देन ये क्या होगा, मेल्ट होगा। ओके, सो यही जो एक प्रॉपर्टी है कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं इनकी रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, इस वजह से इन सॉलिड्स को हम पिघलाकर अलग अलग शेप दे सकते हैं। ये एक एडवांटेज अमॉर्फस सॉलिड की है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज विथ नाइफ। ओके, सो जब हम चाकू से इन्हें काटेंगे तो क्या होगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जब आप इनको चाकू से काटेंगे तो दे गेव अ शार्प एजेस एज वेल एज अ प्लेन फेस। ओके, सो ये इस तरह के प्लेन फेस जो है वो मिलेंगे। ओके, यहां से आपने काटा और इसी तरह का बिल्कुल शार्प एजेस और एक प्लेन फेस आपको मिलेगा। बट जब आप अमॉर्फस सॉलिड्स को चाकू से काटेंगे तो ना ही आपके पास
प्लेन फेज मिलेंगे और ना ही आपको शार्प एजेस मिलेंगे। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया कटिंग बाय नाइफ से। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हमने इसके बारे में सारे पॉजिटिव जो पॉइंट्स है वो लिखे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपी होगा और अमॉर्फस सॉलिड एनआइसोट्रॉपी होगा, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। ओके, and amorphous solids are isotropic. So now what is the meaning of anisotropy? Okay, so when the value of any physical term is different in different direction, कि अगर किसी फिजिकल टर्म की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट आएगी तो उसे क्या बोला जाएगा? एनआइसोट्रॉपिक बोला जाएगा। लेकिन अगर किसी भी डायरेक्शन में उस फिजिकल टर्म की वैल्यू जो है वो सेम आती है देन इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। सो एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह की फिजिकल टर्म्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मैटर की या किसी भी क्रिस्टल की फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो समझते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक किस तरह से हुआ क्रिस्टलाइन। सो मान लीजिए कि आपने एक रे ली, ठीक है, कोई लाइट है, लाइट रे आपने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के यहां से पास की। ओके, सो होगा क्या कि इस रे के अपर साइड में अगर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को देखें तो वो हैं सारे वाइट पार्टिकल्स। ओके, लेकिन इस रे के डाउन साइड में देखें तो सारे पार्टिकल्स क्या हैं? ब्लैक पार्टिकल्स हैं। ओके, अब इसी तरह से और भी हम देखें, ये रे अगर हम लें तो यहां पर एक ब्लैक पार्टिकल है, इधर एक वाइट पार्टिकल है, फिर यहां लेफ्ट में एक वाइट पार्टिकल है, राइट में एक ब्लैक पार्टिकल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को अपने अराउंड महसूस करती हैं कि एक तरफ सारी ब्लैक आ गए, एक तरफ सारे वाइट हो गए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां एक तरफ ब्लैक होगा उसके अपोजिट में क्या है? वाइट है। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर उसे मिलेगा वो क्या होगा? दोनों तरफ डिफरेंट होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आइसोट्रॉपिक की बात करें तो मान लीजिए कि ये एक लाइट रे हैं। ओके, सो जब ये लाइट रे यहां से चलेगी तो इसे दोनों तरफ इररेगुलर पैटर्न दिखाई देगा, चाहे ये किसी भी डायरेक्शन से गुजरे। देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, और इसीलिए इसके लिए ये क्या हो गए? दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट हो गया। ओके, और इसीलिए जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या हो गए? आइसोट्रॉपिक होंगे, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होंगे? एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कूलिंग इफेक्ट। ओके, इसका मतलब कि किस तरह से जब इनको गर्म करके ठंडा किया जाता है तो इनका रिएक्शन किस तरह से होता है, किस प्रोसेस से ये ठंडा होते हैं। ओके, सो अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो दे शो अ कंटिन्यूअस कर्व। Continuous curve of cooling, while the crystalline solid gave discontinuous curve. ओके, सो कर्व ड्रॉ करके हम एक बार देख लेते हैं।
ओके, सो ये हैं अमॉर्फस सॉलिड और इनकी कर्व आएगी इस तरह की, और इधर होगा टाइम, यहाँ टेम्परेचर। ओके, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो कुछ इस तरह से इनकी कर्व आएगी, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टाइम। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं कि ये कर्व डिसकंटिन्यूअस क्यों है। सो मान लीजिए आपने शक्कर ली और उसे पानी में घोला, गर्म किया, और आप उसे क्या बनाना चाहते हैं, चाशनी बनाना चाहते हैं। तो आपने उसमें बहुत सारी शक्कर डाली, बहुत गर्म किया, उबाला, और आपने क्या करा, फाइनली चाशनी बना ली। अब क्या होगा, जब वो चाशनी ठंडी होगी, ठीक है, सो यहाँ उसका जो है फाइनल टेम्परेचर था, अब यहाँ से वो ठंडी होगी, ठीक है। सो अब ये जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी चाशनी ठंडी होगी तो उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर हैं वो काय में बदलने लग जाएगी, क्रिस्टल्स में बदलने लग जाएगी। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक के टाइम में वो क्या होगा, एक्स्ट्रा शक्कर क्रिस्टल्स में बदलेगी, और उसके बाद फिर बी पॉइंट तक आने के बाद, एंड पॉइंट तक आने के बाद वो वापस पूरी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अगर आप किसी कांच को या किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होती होती बिल्कुल ही ठंडी होकर हार्ड हो जाती है। तो इसी तरह से जो अमॉर्फस सॉलिड हैं, हम कह सकते हैं कि इनमें एक कंटिन्यूअस कर्व ऑफ कूलिंग होती है, ये बिल्कुल ही आराम से ठंडे होते हैं। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो उनमें एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, और इसी वजह से जो कर्व है उसमें 2 पॉइंट हमें मिलते हैं जिन्हें क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बोला जाता है, और एंड में जाकर वो क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स कूल हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ओके, ऐसा इसलिए बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एक सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज को पॉजेस करते हैं, इसीलिए दे आर नॉन एज ट्रू सॉलिड्स, while the amorphous solids are called pseudo solids. Okay, as they do not possess some of the properties of solids like shape. Okay, so beside pseudo solids they are also known as supercooled liquid. Okay, they are also known as supercooled liquid, which means as they are cool, कि जब amorphous solid cool भी होते हैं then they possess liquid property in them, which means they also possess the property of fluidity. Okay, बहने की जो प्रॉपर्टी है वो उनमें फिर भी रहती हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो कई सालों पुरानी जो इमारतें हैं उनमें लगे हुए कांच जब आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से थिन होते हैं लेकिन नीचे से वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम के कारण ऊपर से जो कांच है वो फिसल कर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब कि जो कांच है वो क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। ओके, और साथ ही साथ में एक प्रॉपर्टी
अमॉर्फस सॉलिड्स की ये भी हैं कि कई बार इनको आप और भी ज़्यादा सुपर कूल करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। और आपने देखा होगा कई सारे जो ग्लास हैं उनमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं और वो आपको दूधिया रंग के नजर आते हैं। दे लुक्स लाइक मिल्की इन कलर। ओके, सो उसका रीजन क्या है कि व्हेन दे आर cooled they try to convert themselves into crystalline solids. Okay, that's why the amorphous solids are pseudo solids. They have property of fluidity also. That's why they are called super cooled liquid. Okay, so these are the main points by which we can distinguish the crystalline solids and amorphous solids.